इसके आगे हम देखते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन था उसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव द्विध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति तथा एक ध्रुवीय व्यवस्था की संख्या। इससे पहले ही हमने अध्ययन किया, प्रथम पाठ में भी अध्ययन किया इसके बारे में, कि 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जहां 1990 से पहले विश्व में सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की दो महान शक्तियां थीं, और सारी जो शक्तियां थीं विश्व की इन्हीं दो के पास थी। शक्तियों के केंद्र थे दोनों ही, शक्तियों की धुरी थी दोनों ही। लेकिन 1990 के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, आज विश्व में केवल एक ही सुपर पावर शक्ति बची है, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी देश इस बात को जानते हैं और अमेरिका का लोहा मानते हैं। हालांकि रूस दोबारा फिर मजबूत हो रहा है और दोबारा फिर अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच रहा है, लेकिन आज भी वो स्थिति हासिल नहीं कर पाया जो 1990 से पहले सोवियत संघ की हुआ करती थी। दूसरा जो प्रभाव है वो शीत युद्ध का अंत। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया। हमेशा यही विश्व को लगा रहता था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए, और दोनों समय दोनों जो शक्तियां थी, हथियारों की दौड़, वह एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास के लिए कोई भी मुद्दा छोड़ती नहीं। उन्नीस सौ 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। रूस में साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया। उसके बाद 1992 में साम्यवादी देशों के जो संगठन थे, वार्सा पैक्ट का अंत कर दिया गया। 1985 में, यहाँ आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि 1985 में गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन तथा सहयोग का सिलसिला शुरू किया था। तीसरा पॉइंट है हमारा नए राष्ट्रों का उदय। सोवियत संघ का जो निर्माण था वो 15 गणराज्यों से मिलकर हुआ था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सभी जो गणतंत्र राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए, जिसमें 3 बाल्टिक राज्य, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया के अतिरिक्त 5 सेंट्रल एशिया के जो नए देश बने, उसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त जॉर्जिया, यूक्रेन सहित कुल जो 15 कंट्री नए गणराज्य के रूप में उभरे। साम्यवाद के पतन के बाद जो यूगोस्लाविया था उसका भी विघटन हुआ, और वहाँ पर सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और मोल्डोविया
जैसे नए राज्य अस्तित्व में आए। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है वैश्विक समस्याओं की उम्मीद। 1990 से पहले जहां विश्व के हर मंच पर अमेरिका व रूस में टकराव की स्थिति थी, 1990 के बाद दोनों में सहयोग की भावना बढ़ी। इसी का परिणाम हुआ कि 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद नीति जो चली आ रही थी उसकी समाप्ति हुई। पश्चिमी एशिया की समस्याओं के समाधान के बारे में भी कोशिशें हुई। विश्व के सभी देश आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, विश्व आर्थिक मंदी, गरीबी निवारण, खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याएं, इन सभी समस्याओं में एक दूसरे के सहयोग करने लगे और विश्व समस्याओं का जो समाधान वो मानवीय पहलुओं के आधार पर भी करने का प्रयास हुआ। पांचवा पॉइंट है हमारा साम्यवादी व्यवस्था का अंत तथा उदारवादी जो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभुत्व। सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो गिने चुने देशों में रह गई, जबकि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी आज विश्व के अधिकांश देशों में ये व्यवस्था हो चुकी है। हालांकि कुछ जो विद्वान हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं हैं। वो मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो धन का वितरण है समान नहीं हो पाता, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई वो बढ़ जाती है इस व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन कुछ भी हो, आज हम देखते हैं कि विश्व में ज़्यादातर जो पूंजीवादी व्यवस्था ही अपनाई जा रही है। प्यारे बच्चों, हम इंटरमीडिएट न्याय शास्त्र का द्वितीय अध्याय सोवियत संघ का विघटन तथा दुर्व्यय व्यवस्था की समाप्ति ये अध्ययन कर रहे थे। इसी अध्ययन क्रम में आगे हम देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारण। सोवियत संघ का विघटन विश्व के लिए एक अप्रत्याशित घटना थी। सोवियत संघ के विघटन के लिए हम तत्कालीन कारण देखते हैं तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उनकी नीतियों को मानते हैं। लेकिन दीर्घकालीन कारण देखा जाए तो सोवियत संघ में नागरिकों में असंतोष था, वहाँ की अर्थव्यवस्था धीमी थी, धीमी गति से चल रही थी। केंद्रीय जो सत्ता थी उसके प्रति लोगों में असंतोष की भावना। इन कारणों को हम आगे इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा अर्थव्यवस्था की आंतरिक कमजोरी। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में थी। निजी संपत्ति,
वन्यजी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व का पूर्णतः अभाव था। सोवियत संघ ने जो अपना विकास किया भारी उद्योगों में किया, हथियारों में किया, हथियारों की दौड़ में अमेरिका के बराबर वो शामिल रहा। उसने अपना जो पैसा काफ़ी हथियारों में खर्च किया। परिणाम स्वरूप जो जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उस पर सोवियत संघ में ध्यान नहीं दिया। जनता की मूलभूत जब आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी तो जनता के अंदर असंतोष की भावना व्याप्त हुई। हालांकि सोवियत संघ के अंदर तेल गैस के विपुल भंडार थे, काफी मात्रा में थे, लेकिन तकनीकी दृष्टि से हम देखें तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो जनता की मौलिक जो आवश्यकताएं थी उन्हें पूरी करने में अक्षम साबित होती। और तकनीकी दृष्टि में भी जो पश्चिमी देश थे, जो यूरोपियन देश थे, उनसे उसकी जो तकनीक थी वो अच्छी नहीं। आर्थिक पिछड़ापन नागरिकों में असंतोष का मुख्य कारण बना। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, सोवियत गणराज्यों व केंद्रीय सत्ता का विरोध। सोवियत संघ में अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। तानाशाही के दौरान जो गणराज्य थे उनकी आकांक्षाओं को दबाया गया, लेकिन गोर्बाचोव के शासनकाल में परिस्थितियों में कुछ बदलाव हुआ, जिससे जो उनकी आकांक्षाएं थी वो प्रबल होने लगी। सबसे पहले जो 3 राज्य थे सोवियत संघ के, 3 बाल्टिक राज्य, उसमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया में अलगाव की लहर पैदा हुई। 1988 व 1990 के मध्य तीनों गणराज्य सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। इन राज्यों को 1940 में स्टालिन ने जर्मनी के साथ एक गुप्त समझौता करके सोवियत संघ में मिला लिया था। सोवियत संघ में सत्ता के केंद्र में रूस गणराज्य था। अन्य आर्थिक, राजनीतिक व जातीय आधार पर भेदभाव और गठन महसूस कर रहे थे ये राज्य। इन तीनों राज्यों के बाद 1991 में जॉर्जिया ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी प्रकार मोल्डोविया तथा आर्मेनिया में भी राष्ट्रवादी भावनाओं जोर पकड़ने लगी। तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रताओं का अभाव। सोवियत संघ की जो शासन व्यवस्था थी उसके अंदर एक दलीय व्यवस्था थी, केवल एक पार्टी थी और बाकी पार्टियां नहीं थी। कोई दूसरी पार्टी चुनाव में भाग नहीं ले सकती थी। 1924 में जो लेनिन थे उनकी मृत्यु के बाद स्टालिन के काल में तो और ज़्यादा तानाशाही व्यवस्था हो गई। साम्यवादी पार्टी जो संसद स्टालिन के निर्णयों पर मोहर लगाने वाली के संस्था केवल मात्र रह गई। समाचार जो पत्र थे उन पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया। लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इन सब बातों से नागरिकों में असंतोष की भावना काफ़ी बढ़ गई। आज यही व्यवस्था में सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट व्यवस्था थी, आज यही व्यवस्था में चीन में देखने को मिलती है। चीन में भी
इसी प्रकार समाचार पर जो पत्र हैं उन पर भी प्रतिबंध है। एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी चुनाव में भाग नहीं ले सकती। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारा, गोरबाचोव की क्रांतिकारी नीति। इससे पहले हम ये अध्ययन कर चुके हैं। गोरबाचोव की जो नीतियां थी, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनास्ट, इसके बारे में डिटेल में हमने पहले अध्ययन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैश्वीकरण व नई प्रौद्योगिकी। 1980 के आसपास से ही वैश्वीकरण व उदारीकरण की जो प्रवृत्तियां थी वो जोर पकड़ रही थी। नए संचार साधनों का तेजी से विकास होने लगा। परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ के जो नागरिक थे उनमें भी पश्चिमी देशों की भांति आर्थिक प्रगति व संपन्नता की उन्हें भी जानकारी हुई। उन्हें भी ये पता लगने लगा कि पश्चिमी देशों में वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा चिकित्सा की जो सुविधाएं वो बेहतर हो रही हैं। उसका सांस्कृतिक जीवन समृद्ध है, क्योंकि सोवियत संघ में वो सारी सुविधाएं लोगों को नहीं है। नागरिक स्वतंत्रताओं का भी अभाव है। तो सोवियत संघ की जनता भी ये सोचने लगी कि पश्चिमी देशों की भांति हमारी स्थिति क्यों नहीं सुधर सकती। तो जनता के अंदर एक असंतोष की भावना सरकार के प्रति व्याप्त हुई। छठवां पॉइंट है हमारा पूर्वी यूरोप में साम्यवादी देशों में लोकतांत्रिक बदलाव की मांग। यूरोप के साम्यवादी देश जो थे सोवियत संघ के प्रभाव में आते थे। 1980 के दशक में वहाँ भी जो साम्यवादी जो व्यवस्था थी उसके प्रति असंतोष व्याप्त हुआ। लोकतंत्र की वहाँ भी मांग उठने लगी। और पश्चिमी देशों ने इसका भरपूर इसमें सहयोग दिया जनता। नतीजा हमें देखने को मिलता है कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में इनका प्रभाव कम होगा व वहाँ पर जो सरकारें लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना, जिससे सोवियत संघ कमजोर होने लगा। उन्नीस सौ सैंतालीस में जब हम आज़ाद हुए, विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। ये हमने इससे पहले अध्ययन किया था लेसन 1 में, सोवियत संघ और अमेरिका। हम किस गुट में जाते? हमने अपनी सुरक्षा आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई, जिसे हम गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जानते हैं। 1962 में चीन ने हमारे ऊपर हमला किया, जिसमें हमें काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ा। अपने हितों को देखते हुए हमने 1971 में रूस से समझौता किया, रूस से संधि की 20 सालों के लिए। इस संधि के अंतर्गत था यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों देश उसका मुकाबला मिलजुल कर करें। इसी संधि का परिणाम यह था कि 1971 में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, उस समय विश्व के ज़्यादातर देश हमारे खिलाफ थे। अमेरिका ने तो हमारे ऊपर हमला करने तक का विचार कर लिया था
अपना जंगी जो बेड़ा था वो भी हमारे लिए भेज, लेकिन ये संधि ही थी जिसके कारण अमेरिका ने भी हमसे टकराव करने की नीति को छोड़ा। हमारी जो देश के विकास की नीति थी, ये भी हम देखते हैं कि नीति सोवियत संघ के प्रभाव का लक्षण इसमें भी दिखाई देता है। हमने समाजवादी व्यवस्था अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को विकास पर भी जोर दिया। ये नीति भी सोवियत संघ के प्रभाव भी इसमें दिखाई देते। 1990 तक सोवियत संघ से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे। 1990 के बाद हम देखते हैं कि रूस खुद अपनी ही जो समस्याएं थी उन समस्याओं में गिर गया। जहाँ 1990 के बाद हमने अमेरिका व अन्य जो देश थे उन देशों से भी संबंध सुधारने का प्रयास किया। उन्नीस सौ नब्बे में रूस ने जो बदलाव के कारण हमने देखते हैं कि 1990 के बाद रूस ने हमें जो क्रायोजेनिक इंजन थे वो देने से मना कर दिया। हालांकि रूस से हमारे संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं और रूस ही ऐसा देश है विश्व का मानते हैं जिसने हमेशा भारत के साथ खड़े होकर हर स्थिति में भारत का सहयोग किया है, हर मुद्दे पर सहयोग किया है। – 2000 में जो अमेरिकन राष्ट्रपति है पुतिन, उनके नेतृत्व में सन 2000 के बाद रूस काफ़ी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, काफ़ी मजबूत हो रहा है हर क्षेत्र में। इसी के साथ रूस के साथ हमने जो समझौते किए हैं, सैनिक समझौता, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, व वैश्विक मामलों में भी हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। रूस के साथ साझेदारी का प्रश्न आता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान सन 2000 में दोनों देशों के बीच सामरिक समझौतों पर घोषणा हुई। इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ और यह तय किया गया कि दोनों देश के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो प्रतिवर्ष एक दूसरे के यहाँ यात्राएं करेंगे, आदान प्रदान होगा, शिखर वार्ताएं करेंगे। तब से लेकर आज तक ये नियमित दौर चल रहा है, नियमित यात्राएं हो रही। सन 2010 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। सैनिक दृष्टि से भी रूस हमारा सबसे बड़ा साझेदार है। देश के अंदर जो भी हथियार हैं उसमें करीब 60% से भी ज़्यादा जो आर्मी हमारी सेनाएं जो यूज़ कर रही हैं वो रूस से हमने खरीदी। हमारा जो सबसे बड़ा
सैनिक युद्धपोत है विक्रमादित्य, ये भी रूस से ही हमने लिया है। सन 2010 में दोनों देशों ने 5वीं पीढ़ी के उन्नत जो लड़ाकू विमान हैं उनमें संयुक्त उत्पादन हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 2018 में दोनों देशों ने अपनी तीनों सेनाओं के साथ सैनिक अभ्यास की भी स्वीकृति की। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 2008 में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो चंद्रयान मिशन है उसमें भी रूस ने सहयोग किया हमारा। 2009 में आणविक क्षेत्र के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके अंतर्गत रूस द्वारा भारत को तमिलनाडु राज्य में जो जगह है हमारे कुडनकुलम, उसमें एक परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा है। 2018 में संयंत्र में जो 6 बची हुई इकाइयां हैं उन्हें शीघ्र पूरा करने का समझौता हुआ है। इसके साथ ही भारत जो तेल गैस की आपूर्ति का एक बड़ा भरोसेमंद जो है स्रोत है रूस का। भारत की जो तेल संस्था है ONGC, उसके साथ एक समझौते के अंतर्गत रूस में तेल शोधक कार्य जो है वो कर रही है ONGC। दोनों में आर्थिक व्यापार में भी बढ़ोतरी हो रही है। दोनों देशों के बीच जहाँ सन 2010 में जो व्यापार था $8.5 बिलियन था, वहीं 2017 में बढ़कर जो है $10.5 बिलियन हो गया। दोनों देशों के बीच जो विदेशी द्विपक्षीय निवेश है वो $30 बिलियन है, जिसे 2025 तक $50 बिलियन करने का लक्ष्य रखा। हमने इससे पहले पढ़ा कि जो रूस है, रूस हमारा हर मंच पर साथ दे रहा है। जो हमारी समस्या हैं, आतंकवाद, उसमें भी जो है रूस हमारा सहयोगी है, रूस हमारे साथ खड़ा हुआ है। 31 मई 2018 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच रूस का शहर है सोची, उसमें पहली अनौपचारिक वार्ता का आयोजन किया गया। इसी क्रम में पुतिन ने अक्टूबर 2018 में भारत की यात्रा की। तब भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मोदी तथा पुतिन के बीच 19वीं शिखर वार्ताओं का आयोजन हुआ। इस यात्रा की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, भारत ने रूस से जो एयर डिफेंस सिस्टम है, विश्व का माना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम S-400, इसे लेने पर स्वीकृति दी। और अमेरिका के विरोध के बावजूद भी भारत ने इसका साइन की। इस एयर डिफेंस सिस्टम की एक खास बात है कि करीब 400 किलोमीटर हवाई एरिया में किसी भी विमान को गिराया जा सकता है। दोनों देशों में आज भी बराबर सहयोग का क्रम जारी है और हम देखेंगे कि आगे भी भारत और रूस संबंध और प्रगाढ़ होंगे और मजबूत होंगे और दोनों एक दूसरे का हर मंच पर सहयोग करते रहेंगे। इस प्रकार